Hello, how are you? Good morning. We are studying about Michelson-Morley experiment. मैं थोड़ा सा इसको जस्ट क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ तक हम पहुँचे थे उसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स वेयर कि पहला ईथर हाइपोथेसिस वेयर एज्यूम्ड, जो माध्यम बनेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ईथर हाइपोथेसिस, ईथर की एग्जिस्टेंस के बारे में हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे थ्रू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और दूसरा कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर। समटाइम्स इट बिकम्स c माइनस v, समटाइम्स इट बिकम्स c प्लस v। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो वेलोसिटी एक दूसरे से घट जाएगी, c माइनस v हो जाएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यदि चलेंगे तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, इसकी वैल्यू c प्लस v आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेते हुए माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स आपको बता चुका हूं। एक रे थी, रे वन। रे वन जिस डायरेक्शन में चल रही है, पी से चल करके M1 तक जा रही है। फिगर आपके पास है, मैं फिगर बनाया नहीं हूं। ऐसे नोटेशन का इसीलिए प्रयोग ही किया था कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो रे नंबर 1 इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू मिरर M1। जिस डायरेक्शन में रे चल रही है उसी डायरेक्शन में पृथ्वी भी चल रही है विद वेलोसिटी v एंड द लाइट सिग्नल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ c। तो रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस v हो गई। और जब किरण मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है पुनः बिंदु P पर, तो उसमें सिग्नल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी c प्लस v हो जाएगी। कैलकुलेट किया कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द सिग्नल 1, द रे 1। तो T1 के लिए आपने एक्सप्रेशन जो डेवलप किया है, T1 इज इक्वल टू 2L बाई C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। ये रे नंबर 1 के लिए P से चलकर M1 तक जाने के लिए और M1 से लौट करके फिर P तक वापस आने के लिए इतना समय विल बी रिक्वायर्ड बाई रे नंबर 1। रे नंबर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह रखा है। रे नंबर 2 के लिए जो समय लगेगी, रे नंबर 1 इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रे नंबर 2 इज मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको बताया है कि चूंकि ग्लास प्लेट जो रखा गया है 45 अंश के कोण पे रखा गया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो वन रे विल बी हॉरिजॉन्टल, द अदर रे विल बिकम वर्टिकल। ये जब चल रही है तो चलने के साथ कितनी इसके द्वारा समय पी बिंदु से चल करके उसके संगत मिरर जो रखा हुआ है M2 तक जाने के लिए और M2 से लौट करके फिर P तक आने के लिए जो समय रिक्वायर करेगा उसकी वैल्यू है 2L बाई C स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। This we have already developed and this we have called as equation number 2। तो रे नंबर 1 का कुल टाइम इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट P to again coming back to point P is T1, and by ray number 2 its time T2 in going from point P to M2 and coming back from M2 to P again। Obviously ये दोनों समय एक दूसरे से भिन्न हैं। एक की वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, एक में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी है। ऑब्वियसली ये दोनों समय एक दूसरे से भिन्न हैं, तो इसका मतलब दोनों किरण रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 दे विल बी रीचिंग टू द पॉइंट पी अगेन एट डिफरेंट टाइम्स। कौन पहले पहुंचे कौन बाद में पहुंचे इससे बहुत मतलब नहीं, बट दे विल बी रीचिंग एट डिफरेंट टाइम्स एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू is T1 minus T2, and this is the time interval in between the two rays 1 and 2 to reach to the point P again। जब P
पर लौटेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, इंटरफियर करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा जिसको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। तो यह टाइम डिफरेंस विल डिसाइड कि इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, किस तरह का बनेगा, यह टाइम इंटरवल ही डिसाइड करेगा। और इस टाइम इंटरवल के लिए आपने निकाला है कि इसकी वैल्यू आती है, याद होगा आपको, इट इज LV स्क्वायर आई थिंक इट इज डिवाइडेड बाई C क्यूब्ड, घटाएंगे B स्क्वायर बाई 2L बाई C, टेकन आउटसाइड में देख लूँ 2L बाई C टेकन आउटसाइड एंड 2L बाई C, और ब्रैकेट में आपको मिलता है V स्क्वायर बाई 2C। हाँ ठीक ठीक लिखा जा रहा था, 2 कैंसल्स and we have obtained already LV square divided by C cubed is the time interval taken by the two signals in going from point 1 to point 2। अब ये टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग कितना पाथ डिफरेंस आएगा, कितनी लंबाई में अंतर आएगा, और पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि यह मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। सो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, सिंस लाइट सिग्नल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ c, तो इसलिए डेल्टा टी समय में वो c दूरी चलेगी। दिस इज द टाइम इंटरवल जो हम लोगों ने कंसीडर किया रे नंबर 1 और रे नंबर 2 में के पी बिंदु पर पहुंचने में, और इसके करस्पॉन्डिंग कितनी लंबाई आएगी विच इज सेड टू बी, जैसे इसको टाइम इंटरवल कहते हैं, उसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। और डेल्टा टी समय में c वेलोसिटी से लाइट सिग्नल चल रही है, कितना पाथ ट्रेवर्स करेगी रे नंबर 1 और रे नंबर 2 के पहुंचने में, कितना पाथ डिफरेंस आएगा, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। आप इसे करेंगे तो LV स्क्वायर डिवाइडेड बाई C क्यूब्ड इंटू C, ये वैल्यू आ जाएगी LV स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। इट इज द वैल्यू। से इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंडीशन आप जानते हो, मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है इफ द पाथ डिफरेंस इज एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, it will be giving a maxima. If the path difference happens to be an odd integral multiple of lambda by 2, so it will be giving a minima. मैं कंडीशन लिख दूं अलग से क्या, the condition for maxima, the path difference, मैं path difference के लिए PD लिख लेता हूं, PD is an even integral multiple of lambda by 2, तो मैक्सिमा आएगा। और फॉर गेटिंग ए मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, मिनिमा, if the path difference happens to be an odd integral multiple 2n plus 1 into lambda by 2, तो ये फिर मिनिमा प्राप्त हो। हम दूरियों को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि यह मिनिमा न प्राप्त होकर के हमें मैक्सिमा प्राप्त होता है, और यदि मैक्सिमम प्राप्त हो जाए तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे LV स्क्वायर बाई C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। n क्या है, n इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 0, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 so on so forth। 0 यदि रख देंगे तो नो पाथ डिफरेंस, तो उसमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, तो इसलिए 0 को हम ड्रॉप कर देंगे और n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 जब आ जाएगा 2 कैंसल्स, इट बिकम्स लैम्डा, तो ये कंडीशन हो जाएगी, और n इज इक्वल टू LV स्क्वायर डिवाइडेड बाई LV स्क्वायर बाई लैम्डा C स्क्वायर। n is the number, integral number, the value for n is 1 2 3
and so on so forth. First bright fringe, second bright fringe, third bright fringe, fourth maxima and so on so forth. यानी ये नंबर यहाँ से चेक कर लो कि ये जो एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया है कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, यानी ये नंबर हैज नो यूनिट एट ऑल, तो इसलिए राइट हैंड साइड पे भी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए, यल इज ए लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम पॉइंट पी either m1 or m2, so L is measured in meter. Lambda is the wavelength, is also measured in meter, cancels. V square is the velocity square, C square is the velocity square, their unit meter per second will also cancel, of course square, तो ये कैंसिल कर जाएंगे, तो इसलिए एक्सप्रेशन आपने सही डेवलप किया है। इक्वेशन नंबर 5। हम चाहते हैं n की वैल्यू अप्रिशिएबल, फ्रिंज शिफ्ट कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए यल की वैल्यू को अप्रिशिएबल करने के लिए हमको यल की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। वी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लैम्डा की वैल्यू हम कम से कम रखेंगे, जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उचित हो उस वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे। यल की वैल्यू बाय माइकलसन एंड मोरले, यल वाज केप्ट टू बी इक्वल टू 11 मीटर। अब कहेंगे 11 मीटर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 35 फीट, तो बड़ा लंबा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, लेकिन ये एक्चुअली पी और एमोन के बीच की दूरी 11 मीटर ऐसे की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देन v is the velocity of the earth, and the velocity of the earth is 3 into 10 to the power 4 meter per second. Lambda, the wavelength being used by Michelson and Morley, it is 5500 angstrom. This can be written as 5500 in meters. It has to be written, so 10 to the power minus 10 meter. We use here the SI unit system. L is 11 meter, kept through multiple reflections. V is the velocity of the earth, is 3 into 10 power 4 meter per second. Lambda chosen by Michelson and Morley is 5500 angstrom, that is being converted into SI unit system into meter, 5500 into 10 to the power minus 10 meter, and c is the velocity of light, and the value for c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो ये वैल्यूज हो गई, सबको यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद n की वैल्यू प्राप्त हुई 0.2। So only 0.2 part of a fringe will shift. ये वैल्यू इतनी कम है कि दिस कान बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड थ्रू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। आप जानते हो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लीस्ट काउंट होती है। मीटर स्केल से कोई दूरी नापने का कोशिश करें तो मीटर स्केल से विल बी गेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड इज 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, इससे कम नहीं नाप सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करो तो 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लिस्ट काउंट। ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की टोटलिटी में एक लिस्ट काउंट आती है जितनी एक्यूरेसी के साथ उस एक्सपेरिमेंट के साथ किसी फिजिकल पैरामीटर को डिटरमिन किया जा सकता है। तो ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है कि 0.2 फ्रिंज शिफ्ट को ये नाप सके। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया, और जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल रे थी रे नंबर 1, इट विल बिकम द वर्टिकल रे, जो वर्टिकल रे थी रे नंबर 2, इट विल बिकम द हॉरिजॉन्टल रे, तो रे नंबर 2 रे नंबर 1 बन जाएगी और रे नंबर 1 रे नंबर 2 बन जाएगी। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 90 डिग्री आपने घुमा दिया।
तो 90 डिग्री जब आपने घुमाया तो जो पहले हॉरिजॉन्टल थी वो वर्टिकल हो जाएगी, और जो वर्टिकल थी वो 90 वो घूम जाएगी, वो भी 90 डिग्री द्वारा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और ये कब होगा? आफ्टर रोटेटिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप after rotating the experimental setup by 90 degree। 90 डिग्री आपने घुमा दिया एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, रे नंबर 1 की जगह पर रे नंबर 2 आ गई, रे नंबर 2 की जगह पर रे नंबर 1 आ गई, और फिर दोनों के पी बिंदु पर पहुंचने में एक टाइम इंटरवल आएगा। अब पहले यदि किरण नंबर 1 पहुंच रही थी पहले, किरण नंबर 2 बाद में पहुंच रही थी, तो अब किरण नंबर रे नंबर 2 पहले पहुंच जाएगी एंड रे नंबर 1 बाद में पहुंचेगी। फिर डेल्टा टी वहां आएगा, एक टाइम इंटरवल आ जाएगा, एक टाइम डिफरेंस आएगा, और ये टाइम डिफरेंस जो होगा निगेटिव हो जाएगा। अब T1 में से T2 आपने घटाया था, T1 में से T2 को ना घटा करके अब T2 में से T1 को घटाएंगे। रे नंबर 2 विल रीच एट फर्स्ट एंड देन रे नंबर 2, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। और जब एक में से दूसरे को घटाएंगे तो पहली रीडिंग इनिशियल रीडिंग माइनस द फाइनल रीडिंग, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, एंड देयर बाय द नेट चेंज इन द फ्रिंज शिफ्ट आफ्टर रोटेटिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाय 90 डिग्री it is equal to delta n। The net shift in the fringe, bright fringe, in the Michelson-Morley experiment after rotating the experimental setup by 90 degree, this will be equal to 2 times of n। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वही रखे गए, यल कोई 11 मीटर लिया, v की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वही है, लैम्डा की वैल्यू उसी वेवलेंथ को चूज किया गया, और c की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो पहले ये 0.2 आया था, अब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। नाउ दिस 0.4 is such a value which can be measured experimentally through Michelson-Morley experiment। Michelson-Morley experiment 0.2 तो नहीं नाप पा रहा था पहले वाला, लेकिन ये 0.4 को अब नाप सकता है, और नाप सकता है तो इसलिए आवश्यक है कि माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री घुमाया जाए सच दैट इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड। माइकलसन-मोर्ले ने जो एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया उसका रिजल्ट जब देखने का प्रयास किया तो नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड, नो फ्रिंज शिफ्ट was detected। एक्सपेरिमेंटली कोई फ्रिंज शिफ्ट डिटेक्ट नहीं की गई बाय माइकलसन एंड मोर्ले। उनको लगा कि हो सकता है गलती हो गई भाई, कहीं हमने एक्सपेरिमेंट में कोई एरर आ गई, कुछ अननोइंगली कुछ ऐसी चीजें एरर क्रीप कर गई जिसका हमने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को किया, अगेन नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड, बार बार किया लेकिन कभी भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं पाई गई। यही रिजल्ट सदैव मिलता रहा, नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड। उन्होंने सोचा शायद मैं किसी एक स्थान पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं, तो हो सकता है उस स्थान विशेष के कारण नो फ्रिंज शिफ्ट इज डिटेक्टेड। तो उन्होंने स्थान बदला, स्थान बदलने क्या हुआ, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पे एक्सपेरिमेंट को किया, अगेन इट वाज द सेम रिजल्ट। विभिन्न मौसम में किया, विभिन्न मौसम में करने का क्या अर्थ हो गया कि कभी ऑर्बिट है पृथ्वी की, आपने जनवरी में कर दिया तो पृथ्वी की पोजीशन यहाँ थी, अप्रैल में किया तो पृथ्वी की पोजीशन यहाँ आ गई, एक साल में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो आपने इस तरह से विभिन्न, अप्रैल में किया, सितंबर में कर दिया, दिसंबर में कर दिया, और इस तरह से विभिन्न मौसम में किया, विभिन्न स्थानों पे किया, लेकिन इन एवरी केस द रिजल्ट वाज दैट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड
in whatsoever the condition may be। तो इसी को हम कहते हैं निगेटिव रिजल्ट। तो आपसे दो चीज प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये 90 डिग्री घुमाना क्यों आवश्यक है, तो इसका भी उत्तर आप दे सकोगे। क्योंकि 90 डिग्री घुमाने के पूर्व जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम लोगों ने रखी उसमें एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू इतनी कम थी कि वो एक्सपेरिमेंटली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था और इसलिए इसको 90 डिग्री घुमाया गया। दूसरा आपसे पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड एंड व्हाट इट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आप देंगे नो फ्रिंज शिफ्ट वाज डिटेक्टेड एंड दिस इज नोन एज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए हम इस निष्कर्ष पर फिर पहुंचते हैं कि क्या फिर व्हाट वाज द आउटकम ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट किया निगेटिव रिजल्ट मिला, तो इससे क्या निष्कर्ष हमने निकाला, और निष्कर्ष ये निकाला कि the ether hypothesis, which was initially assumed being a medium for conducting the electromagnetic radiation, ये बिल्कुल redundant है, is meaningless, no such matter as ether exists in the atmosphere। ये नहीं होता है, ये redundant है, meaningless है, इस तरह का कोई कंसेप्ट उसमें ज्ञात नहीं था। सभी के लिए माध्यम की जरूरत थी, तो ये सोचा गया कि इसके लिए भी एक माध्यम की जरूरत होगी, जिसके लिए ईथर की कल्पना की गई थी। लेकिन नो ईथर डज एग्जिस्ट एंड ईथर हाइपोथेसिस प्योरली फेल्स एंड इट इज रिडंडेंट। पहला आउटकम निकला। और दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज c, it never becomes c minus v or c plus v, it does not depend on the motion of the source or observer। मैंने उदाहरण आपको दिया था, मोटरसाइकिल वाला रात में आपके घर की तरफ आ रहा है, तो जिधर चल रहा है उधर ही लाइट चल रही है, तो c माइनस वी हो गई थी। आपसे विदा होकर के जा रहा है, टेल लाइट आपको दिखाई दे रही है, तो सिग्नल आपकी तरफ आ रही है, और मोटरसाइकिल आपसे दूर जा रही है, वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी c प्लस वी होगी। तो इट इज ऑलवेज c, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर। ये इसके आउटकम थे। तो विभिन्न तरह के प्रश्न हो सकते हैं, किस उद्देश्य से माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया, व्हाट वेयर द डिटेल्स ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव रिजल्ट, why it was essential to rotate the whole experimental setup by 90 degree, and what do you understand by negative result of Michelson-Morley experiment, and what is the outcome of the Michelson-Morley experiment। इस ढंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और जिस स्थिति में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन सारी स्थितियों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड आइंस्टाइन ने postulate बनाया, and it is said to be the Einstein's postulates of special theory of relativity। Einstein's postulates of special theory of relativity। परिकल्पना की माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के आधार पे, इनको ध्यान में रखते हुए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जैसे आपने डिफाइन किया था, इनकी सहायता से जब देखने की आपने कोशिश की, तो
ये उन्हीं के आधार पर आइंस्टाइन ने ये परिकल्पना की। तो आइंस्टाइन पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये हैं। द फर्स्ट, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पष्ट है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताया था, या तो रुका हुआ होगा या कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ होगा, विथ नो एक्सीलरेशन एट ऑल। इट इज द अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाटसोएवर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, चाहे रुका हुआ हो, चाहे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, चाहे 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, चाहे 1000 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, ऑल आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इन सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के नियम समान होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट postulate constructed by Einstein pertaining to special theory of relativity, that the laws of physics are the same in every inertial frame of reference। और दूसरा, postulate जो आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया, the velocity of light is the ultimate, it is the maximum velocity which any particle can have। और वो पार्टिकल जो इस वेलोसिटी को एक्वायर करता है वो लाइट सिग्नल होता है। और लाइट सिग्नल का क्वांटाइज्ड पार्टिकल है फोटॉन। तो उसके बारे में आप डिटेल जानते ही हो, आवश्यकता पड़ेगी तो फोटॉन के डिटेल को ही मैं बताऊंगा। तो इट इज ओनली द फोटॉन व्हिच कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, एंड इट इज द अल्टीमेट वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे अधिक वेलोसिटी संभव नहीं है। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे, लेकिन प्रूव करने के पहले मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं कि अभी से क्यों ऐसा कह दिया। और द वेलोसिटी ऑफ लाइट नेवर बिकम्स c माइनस बी, कम नहीं होती, और मोर देन c प्लस v नहीं होती। सो इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, it is the ultimate velocity। So the velocity of light is the ultimate velocity। It does not depend on the motion of the source or observer। सोर्स चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रहा है, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। So it does not become sometimes c minus v or some other times as c plus v। तो ये दोनों postulates हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला, the laws of physics are the same in every inertial frame of reference, in every unaccelerated frame of reference, पहला। और दूसरा है, the velocity of light is the ultimate, the maximum velocity which a particle can have, and it does not depend on the motion of source or observer। So this is all। माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट के करने के बाद हमको एक चीज तो कंफर्मेशन हो गया कि लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये सोर्स या ऑब्जर्वर के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे जो उदाहरण मैंने दिया था, आपका मित्र मोटरसाइकिल से आपकी तरफ आ रहा है, अंधेरा हो गया है, लाइट जलाए हुए, तो उसमें वेलोसिटी कम नहीं होती c माइनस बी। या जब आपसे दूर जा रहा है, टेल लाइट की लाइट आपको दिखाई दे रही है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी c प्लस बी नहीं होती। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। जैसे देखिए, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा रखा होगा, बीट कहते हैं उसको। ट्रेन आपके करीब आती है सीटी बजाते हुए, तो फ्रीक्वेंसी उसकी बदली हुई सुनाई देती, और ट्रेन आपसे दूर जाती है विसिल बजाते हुए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग निकलती है, अलग होती है। और इसको आप कैलकुलेट करते हो, ट्रेन की वेलोसिटी और विसिल की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो बताइए क्या स्थिति बनेगी। सोर्स भी चल सकता है, ऑब्जर्वर भी चल सकता है, तो फिर क्या बीट्स की संख्या होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा, डॉपलर इफेक्ट कितना आएगा, इसकी वैल्यू की गणना आपने की।
अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो न्यूटन्स लॉ पे ही आधारित है, उसी का एक परिवर्तित स्वरूप है। और उसमें हम लोगों ने देखा कि x डैश इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आया था आपको याद होगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। यस कोऑर्डिनेट को, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर्स को आपने यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज किया। यदि आप यस डैश के पैरामीटर को यस में चेंज करेंगे तो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी। ये डिटेल आप जानते हो। फिर इसी के साथ 4 इक्वेशंस आते हैं, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t। और ये इक्वेशंस तब वैलिड हैं, उन परिस्थितियों में वैलिड है when v is very very less than c, when the velocity of movement of the object is very very less than the velocity of light। अब उन परिस्थितियों को देखें कि velocity of movement becomes comparable to the velocity of light when v is less than c but it is comparable to, v is less than c but comparable to c। तो उसमें किस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, और उसे करेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है उसको हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आपसे यही पूछ दिया जाए, नाम आ गया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का, कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या उत्तर दोगे? बहुत आसान। जब velocity of movement is very very less than the velocity of light, v is very very less than c, then we have the Galilean transformation equation। and when the velocity of light is less than c and becomes comparable to c, तो उस समय हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो उन परिस्थितियों को देखने का प्रयास किया जाए जहां पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे पैरामीटर्स बदल जाते हैं। और वहां आप देखोगे कि टाइम भी बदलता है, टी डैश इज इक्वल टू टी नहीं होता, बदलने लगता है। फिर यहां भी हम मान लें कि जिधर चल रहा है उसी को एक्स एक्सिस मान लें, तो देयर इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज स्टैटिक एसोसिएटेड विद द ग्राउंड ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यस डैश मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ ए वेलोसिटी कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस यस और यस डैश में क्या संबंध होगा, इनके पैरामीटर्स में किस तरह के संबंध होंगे, तो उसके लिए फिर हम इसी का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में डिटेल में मैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहाँ है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। उसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लॉरेंज ने भी माना, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। ये लॉरेंज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ही हमने यूज किया इसको स्टार्ट करने के लिए। और एक्स डैश या एक्स कॉमन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, इसलिए वाई डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जेड डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो हम केवल इसको देखते हैं। अब इन पैरामीटर्स को देखिए तो क्या आपको लगता है, एक दूसरे लॉरेंज ने दूसरे एंगल से इसको देखने का प्रयास किया। एक्स माइनस बी टी, ये ऐसे पैरामीटर हैं, v इज ए कांस्टेंट, t is the parameter associated with s frame of reference, x is the parameter associated with the x frame of reference। तो इधर s frame of reference है
और इधर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो ऑन राइट हैंड साइड वी हैव द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। On the left hand side we have the parameters associated with S dash frame of reference। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, लेकिन एक नए नजरिए से इसको देखने का प्रयास। और लॉरेंज ने ये माना कि गैलीलियन से यदि ये भिन्न है तो देयर शुड बी ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा इज नोन एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt प्राप्त हो जाएगा। सो ही सेलेक्टेड ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा का चयन उन्होंने किया एंड फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसी स्थिति आएगी। से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 भी हम बिल्डअप करने का तरीका आपको बता देते हैं, लेकिन फिर डिटेल उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूंगा। इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन जो आता है डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। ये इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। यहां से हो गया x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। ये इनवर्स फॉर्म हो गया इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखिए पहली चीज गड़बड़ी लॉरेंज को यहां यह दिखाई दी कि राइट हैंड साइड पर मिक्सचर है। x डैश इज ए पैरामीटर एसोसिएटेड विद s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। t इज ए पैरामीटर एसोसिएटेड विद x डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ना होकर के s फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पैरामीटर। तो ये s डैश का पैरामीटर है, ये s का पैरामीटर है। तो दिस इज ए मिक्सचर। और लेफ्ट हैंड साइड पर s फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पैरामीटर है। यदि ऊपर की तुलना में जाएं तो इधर s का पैरामीटर है, इधर s डैश का पैरामीटर है। तो ठीक उसी तरह से इसको भी होना चाहिए कि यदि इधर s का पैरामीटर है तो इधर s डैश का पैरामीटर होना चाहिए। सो ही सिंपली रिप्लेस्ड t बाई t डैश। और कर सकते हैं t इज इक्वल टू t डैश एज पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये इन्होंने इतना एक कंट्रीब्यूशन इनका आया, 2 कंट्रीब्यूशन हो गया। एक तो लैम्डा को यहाँ ऐड करना एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और t को t डैश से रिप्लेस करना। और जब t को t डैश से रिप्लेस कर दिया तो अब देखो दाहिनी तरफ ये s डैश का पैरामीटर है, t डैश भी s डैश का पैरामीटर है। तो दाहिनी तरफ स्पेसिफिकली s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर हैं और बाईं तरफ s फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पैरामीटर। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि यहाँ भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and the same proportionality constant lambda is added over here. So x dash is equal to lambda times x minus vt is equation 1, the starting equation, and x is equal to lambda times x dash plus vt dash as the starting equation 2 for getting an information about Lorentz transformation equations. तो देखिए कभी कभी बहुत छोटी सी बात लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ने बिल्कुल बदल दिया, हमारी सोच ही बदल दी। और उस सोच को बहुत बड़ी घटना को देने के लिए, क्योंकि आगे जाकर के इसी से ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आप निकालेंगे, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी निकालेंगे, एम इज इक्वल टू एम जीरो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें निकलती हैं इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के ऊपर। और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या किया, बड़ी छोटी सी बात कि एक तरफ s डैश का पैरामीटर है, एक तरफ s का पैरामीटर है, एक तरफ s का है तो दूसरी तरफ s डैश का है, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा यहाँ जोड़ा गया। बस इतनी सी छोटे से एडिशन के फलस्वरूप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बेसिक स्टार्टिंग इक्वेशंस बन गए, और इनको फिर हम आगे बढ़ करके डेवलप करेंगे तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल पाएगा। So this is for today. Thank you very much.